हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे परागकणों की संरचना के बारे में। बोर्ड पर डायग्राम बना हुआ है और इसके आधार पर अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, परागकणों को इंग्लिश में पोलन ग्रेन्स कहा जाता है तथा इनका अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा में किया जाता है उसे पैलिनोलॉजी या परागकण विज्ञान कहा जाता है। तो एक बार फिर से डेफिनेशन देखते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें परागकणों का अध्ययन किया जाता है उसे पैलिनोलॉजी कहा जाता है या परागकण विज्ञान कहा जाता है। आवृतबीजी पादपों में पाए जाने वाले परागकण सामान्यतः अंडाकार अथवा गोलाकार आकृति के होते हैं और इनका व्यास लगभग 25 से लेकर 50 माइक्रोमीटर के मध्य में रहता है। सामान्य तौर पर इनमें बाहर की ओर एक रेजिस्टेंट बॉल पाई जाती है, एक कठोर आवरण पाया जाता है तथा अंदर की ओर साइटोप्लाज्म पाया जाता है और उस साइटोप्लाज्म में स्टार्च तथा अनसैचुरेटेड ऑयल्स पाए जाते हैं। और इन अनसैचुरेटेड ऑयल्स तथा स्टार्च का मुख्य कार्य परागकणों के जो क्रोमोसोम्स होते हैं या जो गुणसूत्र होते हैं उन्हें रेडिएशन से सुरक्षा देना होता है। रेडिएशन से इनकी सुरक्षा करने का कार्य अनसैचुरेटेड ऑयल्स तथा स्टार्च का होता है। तो अभी तक आपने देखा परागकणों को पोलन ग्रेन्स कहा जाता है या सामान्य तौर पर पोलन्स भी कहा जाता है। परागकणों के अध्ययन की शाखा जो होती है, विज्ञान की शाखा जो होती है उसे पैलिनोलॉजी कहा जाता है तथा ये सामान्यतः अंडाकार या गोलाकार संरचनाओं के तौर पर पाए जाते हैं। इनका व्यास लगभग 25 से लेकर के 50 माइक्रोमीटर के आसपास होता है एवं परागकणों पर बाहर की ओर एक टफ आवरण पाया जाता है, एक कठोर या प्रतिरोधी आवरण पाया जाता है। इसके अंदर की ओर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। देखिए, ये बाहर की तरफ जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ये इसकी भित्ति है और इसके अंदर की तरफ इसका साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर स्टार्च तथा अनसैचुरेटेड ऑयल्स पाए जाते हैं और इनका मुख्य कार्य इसमें पाए जाने वाले जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको रेडिएशन से प्रोटेक्शन प्रदान करना होता है। इसके बाद हम बात करते हैं परागकण जो होते हैं इनकी जो बॉल होती है या पोलन जो बॉल होती है उसे सम्मिलित रूप से स्पोरोडर्म कहा जाता है। परागकणों की जो भित्ति होती है उसे समन्वित रूप से स्पोरोडर्म कहा जाता है। तो आपको इस चित्र में या डायग्राम में यहाँ पर स्पोरोडर्म दिखाई दे रही है। तो इस स्पोरोडर्म का निर्माण होता है दो परतों से, एक्जाइन तथा इंटाइन। ध्यान से सुनिए, परागकणों की जो भित्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? परागकणों की भित्ति को स्पोरोडर्म कहा जाता है। और परागकणों की जो ये भित्ति होती है वो दो परतों से मिलकर के बनी हुई होती है। पहली जो परत जो बाहर की तरफ होती है उसे कहा जाता है एक्जाइन, जो कि आपको यहाँ पर रेड कलर के स्ट्रक्चर में आपको दिखाई देती है। और दूसरी है इंटाइन, जो कि पैक्टोसेल्यूलोज की बनी हुई होती है और ये इस तरह आपको यहाँ ब्लैक मार्कर से दिखाया गया है। तो देखिए, बाहरी जो परत होती है एक्जाइन वह सामान्य तौर पर स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई होती है। स्पोरोपोलिनिन जो होता है वो कैरोटीनॉइड का बहुलक होता है। कैरोटीनॉइड का बहुलक होता है तथा यह अत्यधिक प्रतिरोधी या अत्यधिक रेजिस्टेंट पदार्थ होता है। इसके ऊपर या इस पदार्थ पर सामान्यतः अत्यधिक तापमान, अत्यधिक आर्द्रता या फिर अत्यधिक जो विषम परिस्थितियां होती हैं उनका सामान्य तौर पर प्रभाव नहीं होता, रेडिएशन का प्रभाव नहीं होता। इसी परत के कारण परागकण लंबे समय तक जो फोसिल्स होते हैं उनके रूप में संरक्षित रहते हैं। स्पोरोपोलिनिन के कारण पोलन ग्रेन्स फोसिल्स या माइक्रोफोसिल्स के रूप में संरक्षित रहते हैं। तो देखा आपने, स्पोरोपोलिनिन जो होता है वो अत्यधिक रेजिस्टेंट पदार्थ होता है, अत्यधिक प्रतिरोधी पदार्थ होता है जिस पर अत्यधिक ताप, अत्यधिक विकिरण, अत्यधिक आर्द्रता तथा अन्य प्रकार की जो हार्श कंडीशंस होती हैं या अत्यधिक लवणता, अत्यधिक अम्लीयता, इनका सामान्य तौर पर दुष्प्रभाव नहीं होता। और इसी कारण से जो परागकण होते हैं स्पोरोपोलिनिन की परत के कारण ये परागकण लंबे समय तक फोसिल्स के रूप में या माइक्रो जो फोसिल्स होता है उसके रूप में सुरक्षित या संरक्षित रहते हैं। बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके अलावा
जिस स्थान पर माइक्रोफोसिल्स पाए जाते हैं उस स्थान पर पेट्रोलियम पदार्थों के निकलने की संभावनाएं होती हैं। तो इसके लिए जो जियोलॉजिकल जो वैज्ञानिक होते हैं वो रिसर्च या सर्वे किया करते हैं इनके आधार पर। तो हमने देखा स्पोरोडर्म जो होता है वो दो परतों से निर्मित होता है, पहला है एक्जाइन, दूसरा है इंटाइन। एक्जाइन का निर्माण होता है स्पोरोपोलेन से, जो कि कैरोटीनॉइड का बहुलक है और अत्यधिक रेजिस्टेंट पदार्थ होता है, जिसकी वजह से परागकण लंबे समय तक जो फोसिल्स होते हैं उनके रूप में संरक्षित रहते हैं, जीवाश्म के रूप में संरक्षित रहते हैं। दूसरी परत होती है इंटाइन, जो कि सामान्य तौर पर पैक्टोसेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है, अर्थात पैक्टिन तथा सेल्यूलोज से मिलकर के बनी हुई होती है। और इसमें सामान्य तौर पर कुछ स्थानों पर एंजाइमेटिक प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डिटेल से एक्जाइन लेयर की। देखिए एक्जाइन जो लेयर होती है इसे फर्दर दो लेयर्स में डिवाइड किया गया है, एक्ट एक्जाइन तथा एंड एक्जाइन। एक्जाइन जो स्तर होता है या बाह्य जो स्तर होता है, जिसको हम बाह्य चोल कह सकते हैं, इसे हम अंधः चोल कह सकते हैं। तो देखिए बाह्य चोल या एक्जाइन का जो स्तर होता है उसे फर्दर आगे दो भागों में बांटा गया है। पहला है एक्ट एक्जाइन और दूसरा है एंड एक्जाइन। एक्ट एक्जाइन का जो स्तर होता है उसे फर्दर तीन कैटेगरी में बांटा गया है। पहला जो स्तर होता है वह होता है फुट लेयर, दूसरा होता है बैक्यूलेट लेयर और तीसरा जो लेयर होता है वह होता है टेक्टम। टेक्टम जो होता है परागकण को विशिष्ट शिल्प प्रदान करता है या स्कल्पचरिंग विशिष्ट शिल्प प्रदान करता है, वहां लिखेंगे। तो देखिए आपने देखा एक्जाइन जो होता है उसे फर्दर दो भागों में बांटा गया है, एक्ट एक्जाइन और दूसरा लिखा गया है यहाँ पर एंड एक्जाइन। एक्ट एक्जाइन जो होता है उसे फर्दर तीन लेयर्स में बांटा गया है। पहली जो लेयर होती है उसे कहा जाता है फुट लेयर, दूसरी जो लेयर होती है उसे कहा जाता है बैक्यूलेट लेयर और तीसरी जो परत होती है वो होती है टेक्टम। याद रखिए फुट लेयर सबसे निचली होती है, बैक्यूलेट लेयर मध्य भाग में पाई जाती है और टेक्टम जो होता है वो सबसे बाहर की ओर पाई जाती है, जो कि उसे विशिष्ट प्रकार का शिल्प प्रदान करती है। यह लेयर जो होती है वो कंटिन्यूअस लेयर होती है उसके साथ में, आंतरिक लेयर के साथ में, जबकि ये जो दोनों लेयर होती हैं वे डिसकंटिन्यूअस लेयर के तौर पर पाई जाती हैं। तो देखिए इसको हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। ये जो संरचना आपको यहाँ पर दिखाई गई है ये संरचना आपके परागकण की है और इस परागकण की जो संरचना होती है इसमें आपको बाहर की तरफ ये स्तर दिखाई दे रहा है जो कि रेड मार्कर से इंगित किया गया है। तो ये संरचना को कहा जाता है एक्जाइन। ध्यान दीजिए जो रेड मार्क में जो संरचना है उसे कहा जाता है एक्जाइन और इसके आंतरिक भाग में जो यहाँ पर संरचना आपको दिखाई देती है इस संरचना को कहा जाता है इंटाइन। तो आंतरिक संरचना हो गई आपकी जो ब्लैक मार्कर में है वो इंटाइन और ये बाहर की जो संरचना है कंप्लीट जो स्ट्रक्चर होता है इसे कहा जाता है आपका एक्जाइन। इंटाइन तथा एक्जाइन इन दोनों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है स्पोरोडर्म। अब इसके बाद में देखिए कुछ ऐसे स्थान भी इस परागकण में पाए जाते हैं जिन स्थानों पर सामान्य तौर पर जो स्पोरोपोलेनिन होता है उसका जमाव नहीं हो पाता, यानी वे स्थान जो कि परागकण में पाए जाते हैं और जिन स्थानों पर स्पोरोपोलेनिन का डिपोजिशन नहीं हो पाता, ऐसे जो छूटे हुए स्थान होते हैं उनको सामान्य तौर पर जर्मपोर या जनन छिद्र कहा जाता है। छूटे हुए जो स्थान होते हैं उन्हें सामान्य तौर पर जर्मपोर या जनन छिद्र के रूप में जाना जाता है। ये जनन छिद्र जो होते हैं अगर गोलाकार, यदि ये गोलाकार होते हैं, सामान्य तौर पर द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं उनमें गोलाकार ही होते हैं या लेंस के आकार के होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इन्हें कहा जाता है जर्मपोर। अगर ये एलोंगेटेड होते हैं तो एलोंगेटेड होने की कंडीशन में इनको कहा जाता है जर्म फ्यूरोज। याद रखिए अगर यहाँ पर अब पाई जाने वाली जो संरचनाएं होती हैं परागकणों पर, यदि वो राउंडेड प्रकार की होती हैं तब इन्हें कहा जाता है जर्मपोर और यदि वो एलोंगेटेड प्रकार की होती हैं या लंबे प्रकार की होती हैं तो ऐसी कंडीशन में इन्हें कहा जाता है जर्म फ्यूरोज। याद रखिए जो द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं उनमें 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं, जैसा कि हमने यहाँ प्रारूपिक प्रकार के एक परागकण में दिखाया है। एक द्विबीजपत्री जो पौधा है उसका यहाँ परागकण लिया गया है, कैप्सुला में भी 3 ही जर्मपोर पाए जाते हैं। तो यहाँ देखिए पहला
दूसरा और तीसरा, ये 3 जन्मपोर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि सामान्य तौर पर स्पोरोपोलिन के अनुपस्थित होने के कारण यहाँ पे बनते हैं। और जो बाहरी परत होती है, इस बाहरी परत पर यानी कि एक्जाइन की जो लेयर होती है, उस पर कीट परागित जो परागकण होते हैं, उनमें एक विशिष्ट प्रकार का पदार्थ पाया जाता है, चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जिसे पोलन किट कहा जाता है। और यह पोलन किट जो होता है वो सामान्य तौर पर लिपिड तथा कैरोटिनॉइड का बहुलक होता है। लिपिड्स तथा कैरोटिनॉइड के कारण इसका फॉर्मेशन हो जाता है। याद रखिए, एक्जाइन की जो परत होती है उस पर एंजाइमेटिक एवं विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जो कि एंजाइमेटिक तथा कॉम्पिटिबिलिटी रिएक्शंस के लिए जिम्मेदार होते हैं, अर्थात मादा के साथ में जाकर के इंटरेक्शन करने हेतु जिम्मेदार होते हैं, ताकि वहां पर जाकर के सही वर्तिकाग्र का चयन किया जा सके या वर्तिकाग्र के साथ में जाकर के ये अपनी जो रिएक्शंस होती हैं उन्हें प्रदान कर सकें। तो आपने देखा एक परागकण की संरचना किस प्रकार की होती है, चित्र के माध्यम से हमने जाना। भाई ये जो लेयर होती है उसे कहा जाता है एक्जाइन, और ये इसकी आंतरिक लेयर हो जाती है एक्जाइन के। और इसके बाद में आता है इंटाइन, जो कि आंतरिक भाग में पाया जाता है, ये इस तरह यहाँ पे दिखाया गया है। एक्जाइन जो लेयर होती है उसको हमने 3 भागों में, प्राइमरीली तो हमने 2 भागों में बांटा था, एक्ट एक्जाइन और दूसरा एंड एक्जाइन। और एक्ट एक्जाइन जो होता है उसे हमने 3 भागों में बांटा था, फुट लेयर, बैक्यूलेट लेयर तथा टेक्टम। टेक्टम जो है सबसे बाहर की ओर पाई जाने वाली परत होती है। टेक्टम की जो परत होती है, इसकी वजह से विशिष्ट प्रकार के स्कल्पचरिंग या विशिष्ट प्रकार के ऑर्नामेंटेशन या विशिष्ट प्रकार के जो डिजाइन्स होते हैं वो इस पर देखने को मिलते हैं, एक तरह से डिजाइन कह सकते हैं। तो विशेष प्रकार की जो बाह्य आकृति या बाह्य संरचना जो हमें दिखाई देती है परागकण की, वो वास्तविक रूप से टेक्टम की उपस्थिति के कारण होती है। तो आपने देखा एक्जाइन के कितने पार्ट हुए, एक्जाइन के बेसिकली 2 पार्ट हुए, एक्ट एक्जाइन तथा एंड एक्जाइन। तथा एक्ट एक्जाइन को हमने फर्दर कितने भागों में बांटा, फुट लेयर, बैक्यूलेट लेयर तथा सबसे बाहर की ओर कौन सा होता है, टेक्टम पाया जाता है। हमने साथ में ये भी देखा कि एक्ट एक्जाइन पर विशेष प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जो कि एंजाइमेटिक तथा कॉम्पिटिबिलिटी रिएक्शंस के लिए हेल्पफुल होते हैं, यानी कि जो वर्तिकाग्र होता है उसके साथ में इंटरेक्शन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके साथ हमने देखा कि जिन स्थानों पर स्पोरोपोलिन का अभाव हो जाता है, उन स्थानों पर जर्मपोर्स बन जाते हैं। ये जर्मपोर वह क्षेत्र होते हैं जिनमें से परागकण के अंकुरण के समय जो जनन नलिका होती है वो जनन नलिका बाहर निकलती है। परागकण के अंकुरण के समय जनन नलिका का जो बाहर निकलना होता है या पोलन ट्यूब का जो बाहर निकलना होता है, वह इन्हीं परागकणों के कारण संभव हो पाता है। सामान्य तौर पर परागकण जो होते हैं उनमें एक केंद्र, ये सामान्य तौर पर प्राइमरी अवस्था में एक केंद्र की संरचना के रूप में होते हैं, किंतु जब ये स्फुटन हो जाता है परागकोश का, उसके पश्चात जब बाहर निकलते हैं उस समय तक आते आते 2 से 3 कोश की संरचना के रूप में बदल जाते हैं, 2 से 3 कोश की संरचना के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं अब परागकोश का स्फुटन, डेहिसेंस ऑफ एंथर। डेहिसेंस से तात्पर्य स्फुटन से होता है और स्फुटन से तात्पर्य होता है फट जाना। तो देखिए यहाँ पर परागकोश का फटना जो होता है उसे कहा गया है परागकोश का स्फुटन। तो अब परागकोश के स्फुटन की जो प्रोसेस होती है वह कैसे संपादित होती है, इसे समझते हैं। देखिए एक प्रारूपिक जो परागकोश होता है उसको जब हम संरचनात्मक तौर पर देखते हैं तो कुछ इस प्रकार की संरचना के तौर पर पुंकेसर में देखते हैं। इस संरचना को यदि हम आगे देखते हैं तो ये संरचना हमें कुछ इस प्रकार की एक संरचना के तौर पर दिखाई देती है। कुछ इस प्रकार की संरचना के तौर पर दिखाई देती है, जिसमें 4 लघु बीजाणु ध्वनियां पाई जाती हैं। या माइक्रोस्पोरेंजियम पाई जाती हैं। तो आपने देखा यहाँ पर 4 लघु बीजाणु ध्वनियां पाई जाती हैं और मध्य भाग में वस्कुलर टिश्यू भरा हुआ रहता है तथा लघु बीजाणु ध्वनियों के मध्य में स्टेराइल टिश्यू की स्ट्रिप पाई जाती है, अर्थात बंद ऊतक की परत पाई जाती है। तो आपने देखा जब एक प्रारूपिक प्रकार के परागकोश की संरचना की बात करते हैं तो इसमें मुख्यतः 2 पालियां पाई जाती हैं। 2 पालियां कौन कौन सी होती हैं, अगर इसको यदि देखें तो
हाफ इधर और हाफ इधर। तो इस प्रकार से दो पालियां यहाँ पे हो जाती हैं, दो थीके यहाँ पे हो जाते हैं और प्रत्येक पाली में दो लघु बीजाणु धनियाँ पाई जाती हैं। तो सपोज कीजिए ये हाफ हाफ हो गया, इधर एक पाली, इधर एक पाली, इधर की साइड में यहाँ पे दो लघु बीजाणु धनियाँ हैं और इधर की साइड में भी दो यहाँ पर लघु बीजाणु धनियाँ हैं। तो ऐसे 4 लघु बीजाणु धनियाँ होती हैं। जब परागकोश का परिपक्वन होता है तब इसकी जो कोशिकाएं होती हैं भित्ति की, वे सूख जाती हैं। जब परिपक्वन होता है परागकोश का तो इसकी भित्ति की जो कोशिकाएं होती हैं वे सूख जाती हैं और भित्ति में उपस्थित जो मध्य परत होती है या मिडिल जो लेयर होती है, इस मिडिल लेयर की कोशिकाओं से टैपिटम पोषण प्राप्त करता है और उसे लघु बीजाणु कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। अर्थात ये वाला जो स्तर होता है, जैसे जैसे इसका परिपक्वन होता है, मैच्योरिटी की ओर जैसे जैसे एंटर जाता है, वैसे वैसे मध्य परत जो होती है वो नष्ट हो जाती है। और मध्य परत को नष्ट होने का मूल कारण क्या होता है? टैपिटम के द्वारा मध्य परत से पोषक पदार्थों को एकत्रित कर लिया जाना। इसकी वजह से मध्य परत जो होती है वो नष्ट हो जाती है और इसी समय पर जो लघु बीजाणु धनियाँ होती हैं, उन लघु बीजाणु धनियों में से लघु बीजाणु धनियों के मध्य जो स्टेराइल टिश्यू की स्ट्रिप पाई जाती है या बंद ऊतक की परत पाई जाती है, यह बंद ऊतक की परत अब डिसइंटीग्रेट या नष्ट होना आरंभ कर देती है, डिसइंटीग्रेट होना आरंभ करती है, जिसकी वजह से जो लघु बीजाणु धनियाँ होती हैं उनके मध्य की परत गल जाती है और इसकी वजह से यहाँ पर सिर्फ एक ही पाली का निर्माण हो जाता है या सिर्फ एक पाली रह जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में यहाँ जो मध्य में पाई जाने वाली जो परत होती है वह लगभग नष्ट हो जाती है। तो जब इसकी परत ये बीच वाली नष्ट हो जाती है तो ये पूरी की पूरी एक ही पाली के रूप में यहाँ पर हमें प्रदर्शित होता है। ये हमने एक लोब को यहाँ पर दर्शाया है, लोब या थीके को। तो इस प्रकार की संरचना के रूप में ये यहाँ पर दिखाई देने लग जाती है। तो देखिए, परागकोश के स्फुटन के दौरान हमने पढ़ा कि एक प्रारूपिक जो परागकोश होता है उसमें 2 पालियां तथा 4 लघु बीजाणु धनियाँ पाई जाती हैं। दोनों पालियां जो होती हैं उनमें मध्य में संवहनी ऊतक पाए जाते हैं और साथ साथ में जो लघु बीजाणु धनियाँ होती हैं उनके बीच में, 2 लघु बीजाणु धनियों के बीच में स्टेराइल जो टिश्यू होता है उसकी एक लेयर पाई जाती है। जब ये परिपक्व होना आरंभ करती है, परागकोश जब परिपक्व होना आरंभ करता है तो परिपक्वन के साथ साथ में भित्ति की जो कोशिकाएं होती हैं वो धीरे धीरे करके डेड होने लग जाती हैं, सूखने लग जाती हैं और परिपक्व जो परागकोश होता है वो लगभग सूखी संरचना के तौर पर दिखाई देता है। इसमें सर्वप्रथम जो मध्य परत होती है उस मध्य परत से टैपिटम पोषण प्राप्त करता है और जिसकी वजह से मध्य परत नष्ट हो जाती है। इसी दौरान लघु बीजाणु जो होते हैं उनके लघु बीजाणु धानी जो होती हैं उन लघु बीजाणु धानियों के मध्य में जो बंद ऊतक की परत पाई जाती है वह डिसइंटीग्रेट होना चालू हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर 2 पालियाँ ही शेष बचती हैं। अर्थात अब लघु बीजाणु धनियाँ नहीं बचती क्योंकि इनके मध्य की जो परत है वो नष्ट हो चुकी हैं। तो इसकी वजह से दोनों लघु बीजाणु धनियाँ आपस में मिल जाती हैं। तो सिर्फ यहाँ पर केवल 2 जो लघु बीजाणु धनियों के मध्य की परत के नष्ट होने की वजह से सिर्फ यहाँ पे पालियाँ बच जाती हैं। तो एक पाली इधर और एक पाली इधर, ऐसे 2 पालियाँ यहाँ बच जाएंगी। तो 2 पालियाँ का यहाँ पे क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। इन पालियों के जो परागकण होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं। इन पालियों में पाए जाने वाले जो परागकण होते हैं वे आपस में यहाँ मिल जाते हैं। यह जो प्रक्रिया होती है सामान्य तौर पर ग्रीष्म ऋतु में संपादित होती है। इसकी वजह से जो एंडोथीसियम या अंतः स्तर की कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं से जल की वाष्प के रूप में हानि होती है। जल की वाष्प के रूप में हानि होने के कारण इसकी जो बाह्य परत होती है उस बाह्य परत जो होती है कोशिकाओं की वह सूख जाती है, जबकि आंतरिक एवं अरीय जो भित्तियां होती हैं, याद रखिए
जो आपकी कोशिकाएं होती हैं, ये एंडोथीशियम कोशिकाएं, इनकी जो बाहरी परत होती है वो तो हो जाती है, सूख जाती है और अवतल हो जाती है या कनकेव हो जाती है, जबकि आंतरिक और अरीय जो भित्तियां होती हैं इसी कोशिका की वे स्थूलित होती हैं, जिसके कारण ये सिकुड़ नहीं पाती हैं। इसकी वजह से क्या होगा, जब बाह्य जो संरचना होगी या बाह्य जो इसकी जो भित्ति होगी वो बाह्य भित्ति क्या हो रही है, अवतल हो गई है और इसमें खिंचाव उत्पन्न हो गया है क्योंकि ये सूख चुकी है, जबकि साइड वाली जो है वो स्थूलित है, इसके कारण ये सूखती नहीं है। तो ऊपर की सूखने की वजह से अवतल हो जाती है और इसकी वजह से क्या होता है, उसमें खिंचाव उत्पन्न होता है। तो खिंचाव उत्पन्न होने की वजह से क्या होता है, स्टोमियम जो कोशिकाएं होती हैं उन पर दबाव पड़ता है। ये जो स्थान होता है यहाँ पर स्टोमियम सेल्स पाई जाती हैं और स्टोमियम सेल्स वाले जो क्षेत्र होते हैं ये अपेक्षाकृत कम सघन क्षेत्र होते हैं। इनकी जो भित्ति यहाँ पाई जाती है वो कम सघन होती है, जिसके कारण यहाँ पर दबाव पड़ने की वजह से आसानी से ये कोशिकाएं टूट जाती हैं, जिसकी वजह से परागकण जो होते हैं इसमें से बाहर निकलना आरंभ हो जाते हैं, परागकण मुक्त हो जाते हैं। स्टोमियम कोशिकाओं का फटना, तो आपने देखा परागकोश के स्फुटन के दौरान क्या होता है, परिपक्व जो परागकोश होता है वह सूख जाता है और इसकी भित्ति के सूखने के कारण इसकी भित्ति जो है लगभग सूख जाती है। सबसे पहले इसमें मध्य परत की जो कोशिकाएं होती हैं वो टेपिटम द्वारा पोषण प्राप्त करने के कारण नष्ट हो जाती हैं। लघु बीजाणु धानियों के मध्य में पाए जाने वाला जो बंद परत की ऊतक होती है वह बंद ऊतक की जो परत होती है वह धीरे धीरे करके डिसइंटीग्रेट होना आरंभ हो जाती है और इसकी वजह से यहाँ पर सिर्फ 2 पालियों का ही निर्माण हो जाता है। लघु बीजाणु धानियों के मध्य के जो स्तर होते हैं वो समाप्त हो चुके होते हैं और परागकण इसकी वजह से आपस में मिल जाते हैं। इसके बाद में ग्रीष्म ऋतु के दौरान क्या होता है, सामान्य तौर पर ये प्रक्रिया जो होती है परागकोश के स्फुटन की ये संपादित होती है। इस दौरान एंडोथीशियम की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें से जल की वाष्प के रूप में हानि होती है। तो जब जल की वाष्प के रूप में हानि होती है, क्योंकि देखिए जो आपकी परतें थी उनमें से एंडोथीशियम था, मिडिल लेयर्स थे और टेपिटम था। इनकी जो परतें होती हैं, नीचे की 2 परतें ऑलरेडी नष्ट हो चुकी होती हैं, तो सिर्फ 2 परतें बच जाती हैं। एपिडर्मिस की जो कि बाहर की ओर होती हैं वह भी मृतप्राय परत होती है और इसके अलावा आंतरिक जो भाग में जो पाई जाने वाली परत होती है वो कौन सी होगी, वो वाली परत होगी आपके एंडोथीशियम की। एंडोथीशियम की जो परत होती है, इस एंडोथीशियम की परत में बाहर की ओर से ये परत जो है सूख जाती है या भित्ति जो है सूख जाती है और सूखने की वजह से वो अवतल हो जाती है, जबकि आंतरिक होती है और अरीय जो भित्तियाँ होती हैं उन पर स्थूलन पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, स्थूलन की वजह से ये सूख नहीं पाएंगी, श्रिंक नहीं हो पाएंगी। इसकी वजह से स्टोमियम कोशिकाओं पर दबाव पड़ता है, क्योंकि जब इसकी वजह से श्रिंकेज होगा तो उसकी वजह से स्टोमियम कोशिकाओं पर दबाव पड़ेगा और स्टोमियम कोशिकाएं फट जाती हैं, जिसकी वजह से जो आपका परागकोश होता है वो फट जाएगा और परागकोश के फटने के पश्चात में जो परागकण होते हैं उनका यहाँ से प्रकीर्णन हो जाएगा। परागकण जब यहाँ से निकलता है वो तो सामान्य तौर पर 2 से 3 कोश की संरचना के रूप में बाहर निकलता है। परागकोश का स्फुटन सामान्यतः स्टोमियम कोशिकाओं पर दबाव पड़ने के कारण हो जाता है और इसमें एंडोथीशियम तथा स्टोमियम कोशिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। परागकोश का जो स्फुटन होता है वह निम्न प्रकार का होता है। लॉन्गिट्यूडिनल, पोरस, ट्रांसवर्स, और बल्ब्यूलर। देखिए लॉन्गिट्यूडनल जो होता है इसे लंबवत कहा जाता है। लंबवत प्रकार का जो डेहिसेंस होता है इसमें जो परागकोश होता है वह लंबवत रूप से फट जाता है, लॉन्गिट्यूडनल रूप से फट जाता है और यह स्थिति सामान्य तौर पर धतूरे में देखने को मिलती है। तो यदि परागकोश का स्फुटन लंबवत रूप से होता है तो इसे लंबवत स्फुटन कहा जाता है तथा यह स्थिति धतूरा में देखने को मिलती है। दूसरा है पोरस
इस प्रकार की स्थिति में जो परागकोश होता है, इसके शीर्ष भाग में एक या दो कपाट या एक या दो छिद्र बन जाते हैं इस प्रकार से, और इन छिद्रों के माध्यम से परागकोश का स्फुटन होता है। यह स्थिति मकोई में देखने को मिलती है। इसके बाद आता है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स को अनुप्रस्थ कहा जाता है। इसमें जो परागकोश होता है वह अनुप्रस्थ रूप से फट जाता है। अनुप्रस्थ रूप से फटने के पश्चात में इसमें से जो परागकण होते हैं उनका प्रकीर्णन हो जाता है, स्कैटरिंग हो जाती है। तो आपने देखा लॉन्गिट्यूडनल किस प्रकार का होता है। लॉन्गिट्यूडनल में लंबवत रूप से परागकोश फट जाता है, जबकि पोरस में जो परागकोश होता है उसके शीर्ष भाग में एक या दो छिद्र बन जाते हैं जिनके माध्यम से होकर परागकण बाहर निकलते हैं। तीसरी स्थिति है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स जो स्थिति होती है, इसमें जो परागकोश होता है उस परागकोश में अनुप्रस्थ रूप से दरार बन जाती है जिसमें से होकर के परागकणों का बाहर निकलना होता है, और यह स्थिति सामान्य तौर पर तुलसी में पाई जाती है, हॉली बेसिल में पाई जाती है। तुलसी को ओसीमम सेंक्टम कहा जाता है। अंतिम है बल्ब्यूलर। इस स्थिति में परागकोश जो होता है उस परागकोश में कपाट का निर्माण हो जाता है, और कपाटों के निर्माण की वजह से इसमें से होकर के और सामान्यतः परागकण बाहर निकलते हैं या उनका प्रकीर्णन होता है। तो कपाटों के निर्माण के द्वारा जब परागकण बाहर निकलते हैं तो इस दशा को परागकोश का बल्ब्यूलर प्रकार का डेहिसेंस कहा जाता है, और यह स्थिति बारबेरिस के अंदर देखने को मिलती है या बारबेरी के अंदर देखने को मिलती है। तो आपने देखा आपके जो परागकोश होता है उसका स्फुटन कई प्रकार का हो सकता है। पहला प्रकार देखा लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा पोरस, तीसरा हुआ ट्रांसवर्स और अंतिम हुआ बल्ब्यूलर। तो ये परागकोश का स्फुटन कुछ इस प्रकार से सामान्यतः पादपों में पाया जाता है। अधिकांश तौर पर इसी प्रकार के डेहिसेंस की स्थितियां पादपों में देखने को मिलती हैं, जिनको हम चित्रों के माध्यम से देख चुके हैं। लंबवत में लंबवत रूप से फट जाता है, और पोरस में ऊपरी शीर्ष भाग में छिद्र बन जाते हैं, और ट्रांसवर्स के अंदर मध्य भाग में दरारों की संरचना बन जाती है। जबकि जो बल्ब्यूलर प्रकार का डेहिसेंस होता है इसमें कपाटीय संरचनाएं बन जाती है और इन कपाटों के माध्यम से होकर के परागकण बाहर निकलते हैं।